हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, अब चाहे ज़मीन पर रहने वाले जीव हों या फिर पानी में रहने वाले जीव। हम इंसान जहां सीधे पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं मछलियां अपनी ऑक्सीजन पानी से लेती हैं। मछलियों के पास हमारे जैसे फेफड़े तो होते नहीं हैं, बल्कि होते हैं गिल्स, और यही गिल्स पानी से ऑक्सीजन को निकालकर उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक उसे पहुंचाते हैं, और फिर बाकी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं इन्हीं गिल्स से। और जब मछलियां पानी से बाहर आती हैं तो ये प्रक्रिया बाधित होने लगती है और वो मरने लगती हैं। लेकिन पानी में ही कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जो हमारी तरह ही सांस लेते हैं और उनके फेफड़े भी होते हैं, जैसे कि वेल्स और डॉल्फिन। और इनसे जुड़े कई और सवाल भी हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। क्या वेल सोती हैं? वेल और डॉल्फिन स्तनधारी हैं, जिन्होंने खुद को जलीय जीवन के अनुसार ढाल लिया है। मछलियां जहां गिल्स के सहारे सांस लेती हैं, वहीं वेल और डॉल्फिन हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती हैं। इसलिए उन्हें अपने फेफड़ों में हवा भरने के लिए लगातार ऊपर सतह पर आना पड़ता है। जब वो सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं तो उनके इस तरह चलने के साथ उनकी हर सांस का तालमेल जरूरी होता है। कई और वजहों से भी वेल और अन्य जलीय स्तनधारियों ने सोने के कुछ तरीके विकसित किए हैं। डॉल्फिन समेत बहुत से जलीय जीव सोते समय अपने आधे दिमाग को आराम देते हैं और आधा हिस्सा जगा रहता है, और नियमित अंतराल पर उन्हें हवा के लिए सतह पर आने की याद दिलाता है। वो सिर्फ एक आंख खोले रहती हैं। आमतौर पर दिमाग का जो हिस्सा जगा रहता है, उसके उल्टी तरफ वाली आंख खुली रहती है। रिसर्चरों ने पता लगाया कि आधी नींद में ये जानवर आराम करते हैं, हालांकि वो तब भी सक्रिय होते हैं। सभी जलीय स्तनधारी एक ही तरीके से नहीं सोते। सोने की अवधि और तरीके के हिसाब से इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि पायलट वेल के झुंड पानी में एक नियत रफ्तार से चलते हैं। वो क्षैतिज सोती हैं और लगातार चलती रहती हैं, सीधे सतह पर। इस तरह वो सामान्य तरीके से सांस ले सकती हैं। सभी वेलों के लिए जरूरी है कि वो आराम करते समय लहरों में बहुत ज्यादा नीचे ना डूबें। इसीलिए कुछ वेल लंबवत सोती हैं और सतह के करीब रहती हैं। इस तरह वो हवा के लिए आराम से ऊपर आ सकती हैं। हम्पबैक वेल पानी में सिर नीचे किए हुए लटकी देखी गई हैं। वो इस तरह एक वक्त पर आधे घंटे के लिए सो सकती हैं। स्पर्म वेल भी पानी में सोने के लिए जानी जाती हैं। वो पानी की सतह के ठीक नीचे सिर को ऊपर करके समूह में सोती हैं, और उनके भीतर एक तरह का अलार्म होता है जो उन्हें हवा खत्म होने की सूचना देता है कि कब सतह पर आना है। तो स्पर्म वेल के दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ सो सकते हैं, ठीक इंसानों की तरह। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में हमारे महासागर फैले हुए हैं, और ये धरती के 70% से भी ज्यादा बड़े हिस्से को कवर करते हैं। और अगर औसत गहराई की बात की जाए तो ये 3800 मीटर के आसपास बैठती है, यानी 4 किलोमीटर से थोड़ी ही कम। सोचिए, इतने विशाल महासागरों में कितना पानी समाता होगा। महासागर न सिर्फ हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वो अरबों खरबों जीवों का घर भी हैं। और धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जीव भी महासागर में ही रहता है, यानी ब्लू व्हेल, जिसका वजन 33 हाथियों के बराबर होता है। और महासागर में बहुत सारे जीव तो ऐसे भी रहते हैं जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से देख भी ना पाएं। हमारे महासागर जैव विविधता का खजाना हैं। वहाँ जीवन अलग अलग रूपों में मौजूद है। इसमें जीवों की इतनी प्रजातियां रहती हैं कि उनकी संख्या के बारे में अभी तक हमारे पास सटीक जानकारी ही नहीं है। महासागरों के विशाल आकार और हजारों मीटर की गहराई को देखते हुए ये पता लगाना आसान काम है भी नहीं। वैसे अभी तक इंसान महासागरों के सिर्फ
5% हिस्से को ही खंगाल पाए हैं। महासागर में रहने वाले सबसे अनोखे जीवों में कोरल यानी मूंगे भी शामिल हैं। पहली नजर में ये पौधे जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये जीव हैं, बिना रीढ़ वाले जीव जिनका संबंध रंग बिरंगे और अद्भुत जीवों वाले एक बड़े समूह से है जिसे नाइडेरिया कहा जाता है। हर एक कोरल जीव पॉलिप कहलाता है। ये पॉलिप आपस में मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं जिसे कॉलोनी कहा जाता है। सैकड़ों हजारों सालों में ये कॉलोनी यूं ही बढ़ती रहती हैं और बहुत सारी कॉलोनी मिलकर एक रीफ का निर्माण करती हैं। ये रीफ सैकड़ों मील लंबे हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो करीब 20,000 साल पहले बनना शुरू हुआ था। ये करीब 2000 किलोमीटर लंबे इलाके में फैला है। कोरल रीफ महासागरों के करीब 1% इलाके में ही मौजूद हैं, फिर भी जलीय जीवों की 25% प्रजातियां उनमें रहती हैं। वो छोटी मछलियों को पलने और बढ़ने का मौका देते हैं, उन्हें शिकारी जीवों से बचाते हैं। इस तरह कोरल न सिर्फ अपने आप में बेशुमार विविधता को समेटे हुए हैं, बल्कि वो खुद भी बहुत सारे जीवों को संरक्षण देते हैं। इसीलिए कोरल बहुत से इंसानों की आजीविका को भी सहारा देते हैं। कोरलों को ये अद्भुत रंग कहाँ से मिलते हैं? इसकी वजह है पॉलिप्स के शरीर में पाई जाने वाली रंग बिरंगी एल्गी। कोरल का ज्यादातर खाना इसी एल्गी से मिलता है। एल्गी कोशिकाएं धूप की मदद से प्रकाश संश्लेषण कर अपने भी खाने का इंतजाम करती हैं और बहुत हद तक कोरल को भी पोषण मुहैया कराती हैं। और चूने पत्थर की जिस चट्टान से पॉलिप जुड़े होते हैं, वो असल में उनके छोड़े कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से महासागरों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कोरल और उनका जीवन तंत्र खतरे में पड़ रहा है। जब कोरल के लिए स्थिति असहनीय होने लगती है, तो वो उसी एल्गी को बाहर फेंकने लगते हैं जो उनके जीवन का बड़ा आधार है। फिर वो बदरंग और बेजान होने लगते हैं। इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग का ये मतलब नहीं है कि कोरल मर गए हैं, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि उन्हें तुरंत पोषण और मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट कहती है कि 2009 से 2018 के बीच कोरलों में 14% की कमी आई है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, महासागर गर्म होते जाएंगे और कोरलों के लिए अस्तित्व का संकट और गहराता जाएगा। कोरल रीफ तटों को तूफानों और कटाव से बचाते हैं। इस तरह वो एक प्राकृतिक अवरोध का काम भी करते हैं। इसके अलावा कोरल स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा देते हैं, उनमें पलने वाली मछलियों के जरिए भी और पर्यटन के जरिए भी। समुद्री जैव विविधता को सहारा देकर वो इकोसिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इंसानों की आजीविका को भी सहारा देते हैं। अगर आपने भी कभी समंदर में जाकर अपनी आँख से कोरलों को देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें एक भी काम की बात आपको मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।